उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है जी सुधांशु त्रिवेदी पॉडकास्ट विद सुशांत सिन्हा, राइज ऑफ पीएम मोदी, बीजेपी आरएसएस, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। और अभी वीडियो देखते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली और मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। आज के इस एपिसोड में हम आपको एक जर्नी पे ले जाने वाले हैं। 1985 में शाबानो केस आता है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उलट दिया जाता है। कहा जाता है भाई शरिया की मान्यता के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट ईयर 1986 राम मंदिर का मुद्दा आता है। जब बच्चा था मेरे मन में आता है ये टोटल यू टर्न हो गया। अब कह रहे नहीं वो धार्मिक मान्यता बिल्कुल किनारे। अटल जी कभी लखनऊ यूनिवर्सिटी में आए स्पीच देने के लिए, तो उन्होंने कहा कि भाई नेहरू जी की विदेश नीति समझ ही में नहीं आ रही है। चीन से भी दोस्ती है और तिब्बत से भी दोस्ती है, तो भाई ये नीति क्या है। मजरू सुल्तानपुरी एक आर्टिकल लिखते हैं कि नेहरू की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग में हिटलर की झलक मिलती है और वो हिटलर के चेले जैसे नजर आते हैं। और 2 साल जेल, बहुत खराब शब्द है, बोलना नहीं चाहिए। हिटलर की मौत होगा, मौत के प्रकार बताए जाते हैं। मर जा मोदी, कब्र खुदेगी, मोदी के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, और जलवाए जलाल से घूमते हैं। कौन हिटलर चाहिए भाई। ये घटना तो शायद बहुत से लोगों को ध्यान होगी। 6 दिसंबर 92 को विवादित ढांचा गिरा, उत्तर प्रदेश की सरकार बर्खास्त कर दी गई। चलिए एक बार हम मान सकते हैं ये हिमाचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश क्यों? सिर्फ इसलिए को बीजेपी गवर्नमेंट है, उनका क्या लेना देना था जो कुछ यूपी में घटित हो रहा था। ये हिटलर सही नहीं थी। ये बात तो राह चलते किसी से पूछिए तो कहता था मोदी जी प्रधानमंत्री होने चाहिए। ये क्वालिटी कहां से आती है। हम लोग एक मंदिर में दर्शन करने गए और राजनाथ जी भी थे साथ। मंदिर में दर्शन किया, उसके बाद पुजारी कहता है बस मोदी जी को प्रधानमंत्री डिक्लेयर करा दीजिए। समस्त आसुरी शक्तियों का संहार भारत में उन्हीं के साथ हो सकता है। अगर वाकई में इतने सालों तक संघ को दबाने, नष्ट करने या फिर किसी तरह से बढ़े नहीं इसका प्रयास हुआ, तो संघ इतना बढ़ कैसे पाया, आरएसएस इतना बढ़ कैसे पाया? वामपंथ क्यों अपना महत्व खोता चला गया? जिस दिन मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला, उस दिन 18 मई 2014 को संडे गार्डियन लंदन ने एडिटोरियल लिखा और उसका शीर्षक था 16th of May 2014 should be considered as a day in Indian history on which Britishers finally left India। इमाम बुखारी ने कहा था जिस दिन बाबरी ढांचे की ये कीट हट जाएगी उस दिन ये मुल्क इतने टुकड़ों में तकसीम होगा कि आपके लिए गिनना मुश्किल हो जाएगा। ये 1987 की बोट क्लब की रैली में इमाम बुखारी ने बोला था, और उससे घबराए हुए नेतृत्व का कमजोरी तो कहता देखो ये बड़ा है, ये ताकतवर है, मुझे सता रहा है। सिर्फ हम ही दुनिया में ऐसे थे कि हम बड़े और ताकतवर थे और पड़ोस का मुल्क छोटा और कमजोर था, और हम कहते थे ये हमको सता रहा है। और इतना ही नहीं कहते, हम देखो आता है मार के चला जाता, हम क्या करें। अब हम जाते हैं घुस के मार के चले आते हैं। जो स्थान इस शरीर में आत्मा का है वो स्थान पूरी दुनिया में भारत का है। इसीलिए आपने वर्ड गजवाए हिंद सुना होगा। चाहे वो मुगल हो या अंग्रेज हो, भारत का इतिहास, भारत के दुश्मनों का इतिहास पढ़ा है। 2014 का चुनाव जैसे ही समाप्त हुआ उसके बाद राजनाथ जी ने आके मुझे बताया यार मोदी जी तो बहुत गजब है। मैंने सुना है अटल जी भी आपसे सलाह लेते हैं। अब अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे। अच्छा, तो उन्होंने कहा हाँ कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ जाती है तो कभी कभी उनका भी फोन आ जाता है। आपको कोई छोटा सा सजेशन देना हो तो आप क्या देंगे? जैसे नरेंद्र मोदी, केजरीवाल जी दारू के नशे से बाहर आए। अगर कभी आपको मान लीजिए कोई मिनिस्ट्री ऑफर हो, आपका इंटरेस्ट इनमें से किस मिनिस्ट्री में काम करने को लेकर होगा? एजुकेशन, हेल्थ, फाइनेंस या कोई और? बीजेपी के बाद दूसरी पार्टी जो आपको लगता है कि कुछ तो ठीक काम कर रही है, वो आपको कौन लगती है? कांग्रेस, आप, बीजेडी, टीएमसी या कोई और? आपका डिबेट में पसंदीदा ओपोनेंट कौन है जिसके साथ डिबेट करके आपको मजा आता है जब आप डिबेट शोज में जाते हैं? नमस्कार, टॉप एंगल विद सुशांत सिन्हा के इस खास एपिसोड में आपका एक बार स्वागत है। और टॉप एंगल, जैसे आपको मैं हर बार कहता हूं कि किसी भी विषय को, परिस्थिति को थोड़ा सा ऊपर उठकर देखने का प्रयास, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर उठकर देखने पर चीजें बहुत वृहद तौर पर नजर आती हैं और स्पष्ट तौर पर नजर आती हैं। और आज के इस एपिसोड में हम आपको एक जर्नी पे ले जाने वाले हैं, एक यात्रा पर। और वो यात्रा जो हमारे मेहमान हैं उनके जीवन से जुड़ी भी तो होगी ही, लेकिन भारतीय पॉलिटिक्स जहां आज खड़ी है 2024 में, उसकी एक जर्नी से भी जुड़ी हुई है जिस पर कभी बात नहीं होती। अलग अलग पार्टियां आज जिस मकाम पर हैं, लेफ्ट क्यों इररिलेवेंट होता जा रहा है, ये सारी जो जर्नी है भारतीय राजनीति की, आज उस पर भी बात करेंगे और बहुत सारे इंटरेस्टिंग विषय होंगे। और हमारे साथ बहुत ही प्रबुद्ध गेस्ट आज मौजूद हैं, सुधांशु जी। सुधांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
पिछला आपके साथ मेरा पॉडकास्ट बहुत ही वायरल हुआ था और लोगों ने बहुत पसंद किया और तब से डिमांड आ रही थी कि आपके साथ एक बार चर्चा और हो। तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि आपसे एक बार और चर्चा होनी चाहिए और पिछली बार हमने प्रभु श्री राम पे बड़ी चर्चा की थी। लेकिन आज जिस हम यात्रा की बात कर रहे थे, राजनीति की यात्रा की, उससे पहले आपकी थोड़ी यात्रा सर डिस्कस करना चाहता हूं। मुझे ये बताइए, आप इंजीनियरिंग करते हैं, पीएचडी करते हैं फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और उसके बाद आप पॉलिटिक्स में आ जाते हैं। ये पॉलिटिक्स में घुसने का आपका निर्णय कैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसे आ गए आप पॉलिटिक्स में? देखिए, बचपन से मुझे राष्ट्रीय मुद्दे, सामाजिक मुद्दे, सांस्कृतिक मुद्दे, इन सब में रुचि बहुत थी। तो आप ये कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स में मेरी रुचि बहुत थी। ठीक है, मेरा मुख्य विषय विज्ञान था और उसमें थोड़ा जिसे कहते हैं फिजिक्स के जो फंडामेंटल फिजिक्स के, थ्योरेटिकल फिजिक्स के जो एलिमेंट होते हैं, जब थोड़ा बड़ा हुआ, मतलब 10th 11th में आने के बाद, उन सब चीज़ों में रुचि थी। साहित्य में भी रुचि थी, बचपन से बहुत साहित्यकार आते थे, उनसे मिलने का अवसर मिला, चूँकि मेरे पिताजी हिस्ट्री के लेक्चरर थे और माताजी हिंदी की थी। परंतु कोई भी घटना होती थी तो उसके बारे में मेरे मन में जिज्ञासा होती थी। जैसे मैं बताना चाहता हूं कि मैं बहुत छोटा था, 1981 की बात है, अनवर सादात इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे, उनकी गोली मार के हत्या कर दी गई। बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, सलामी के दौरान गोली मार दी गई थी। बहुत उस समय चर्चा का विषय बना, हम बहुत बच्चे थे। तो मैंने अपने पिताजी से पूछा कि ये क्या मामला है, इतना अखबारों में निकल रहा है अनवर सादात की हत्या हुई। तो उन्होंने पूरा बताया कि अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट है, 4 अरब इजराइल वॉर हो चुके हैं, इजराइल को अरब देश मान्यता नहीं देते थे, इजिप्ट पहला मुस्लिम देश बना जिसने मान्यता दी। और तब आप 11 साल के थे, 70 की आपकी पैदाइश है। तो 10 साल कुछ समय के। तो आप ये समझिए, अब एक इम्प्रिंट दिमाग में आया। फिर कभी कभी हमें पूछते थे कि ये वीटो पावर क्या होती है। बचपन में बड़ी चर्चा होती थी ना कि साहब सोवियत रूस ने इतनी बार वीटो कर दिया। ये सब आप उस उम्र से पूछ रहे उस उम्र में तो क्या होता था कि अब ये भी मेरा एक, मैं थोड़ा मानता हूं कि मेरा भी भाग्य था कि मेरे मदर फादर इतने प्रबुद्ध भी थे कि वो बातें बता भी देते थे। तो इसलिए मैं आज की भी जनरेशन के जो मदर फादर्स हैं, जो हम लोग ही जनरेशन के लोग हैं, उनसे मैं कहूंगा कि यू शुड बी वेल इक्विप्ड। बच्चे कई बार बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं और आपको स्वयं भी अध्ययन करके तैयार रहना चाहिए। मतलब मैं इसको कहूंगा, जैसे आज ही किसी से पूछा जाए कि अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट का पूरा बैकग्राउंड बताएं, तो बहुत सारे माँ बाप को स्वयं ही नहीं पता होगा। बच्चा पूछेगा, अगर आज से पूछे कि इजराइल हमास में लड़ाई हो रही है, तो बहुत से माँ बाप को नहीं पता होगा। जबकि आज बहुत आसान है, आप गूगल पे जाएं, 5 मिनट में आपको सारा का सारा पता लग जाएगा। खैर, तो उन चीजों से हमारी रुचि बढ़ती चली गई। फिर बहुत से ऐसे मुद्दे आए जो दिमाग को झकझोरने वाले थे छात्र जीवन में। जैसे 1985 में शाहबानो केस आता है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उलट दिया जाता है और कहा जाता भाई शरिया की मान्यता के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भारत या स्टेट ऑफ इंडिया यह मानता है कि धार्मिक मामले में रत्ती भर भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और बिल्कुल जो धर्म कहेगा, जो मजहबी मान्यता कहेगी वो होगा, कोर्ट वोट का इसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ठीक है साहब, इफ दिस इज द एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल देन देयर इज नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट ईयर 1986 राम मंदिर का मुद्दा आता है। अब अचानक, अभी हम बच्चा था, मेरे मन में आता है ये टोटल यू टर्न हो गया। अब कह रहे नहीं नहीं नहीं, वो धार्मिक मान्यता बिल्कुल किनारे, अब तो सबूत चाहिए और पक्का सबूत चाहिए और ये भी सबूत चाहिए कि कब हुए थे, कहां हुए थे, यहीं पे हुए थे कि नहीं। तो जिसे कहते हैं एक बाल मन में ये फीलिंग आती, ये क्या है राजनीति, मतलब एक तरफ ये पैमाना और दूसरी तरफ ये पैमाना। ऐसी बहुत सी चीजें मन में आई, तो फिर विचार इस तरफ आना शुरू हुआ। यानी आपको पॉलिटिक्स में लाने में कांग्रेस का सो कॉल्ड जो वो सेक्युलरिज्म है उसका भी योगदान है? नहीं, बहुत सी, इससे पहले भी हमारी बहुत सी बातें होती थी फादर से। जैसे अब वो बचपन में बताते थे कि अटल जी कभी लखनऊ यूनिवर्सिटी में आए स्पीच देने के लिए, तो उन्होंने कहा कि भाई नेहरू जी की विदेश नीति समझ ही में नहीं आ रही है, चीन से दुश्मनी भी है और चीन से भी दोस्ती है और तिब्बत से भी दोस्ती है, तो भाई ये नीति क्या है? तो हमारी स्पष्ट नीति होनी चाहिए थी कोई। ऐसे बहुत सी बातें, तो बुजुर्गों के मुंह से सब बातें सुनते थे, तो फिर धीरे धीरे मन में बात आती थी कभी। अब जैसे एक छोटी सी घटना बताता हूं, अब जब राम मंदिर का विषय आया तो मैंने बुजुर्गों के मुंह से सुना ये बात कि 27 दिसंबर 1963 को जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, तो मुसलमानों की सबसे बड़ी जो पवित्र मस्जिद मानी जाती भारत में, वो हजरत बल कश्मीर में, जहां माना जाता है कि मोहम्मद साहब का बाल रखा हुआ है, इसलिए हजरत बल कहते हैं, इसको मुई मुकद्दस कहते हैं। अब ये खबर उड़ गई 27 दिसंबर 1963 को कि वो बाल जो है वो चोरी हो गया है। पूरे देश में जगह जगह राइट्स हो गए।
पुलिस ने कहा नहीं साहब ऐसा नहीं हुआ, दैट इज बीन एज इट इज। अब उन्होंने कहा साहब शक हो गया कि ये वही है कि नहीं। सरकार ने कहा कि हम टेस्टिंग करा देंगे, कार्बन डेटिंग करा दें, जो आप कहिए। उन्होंने कहा ना इसमें कोई साइंटिफिक कोई बात नहीं चलेगी। ये क्या होगा साहब, वो तो हमारे मौलवी और जो उलेमा इकराम है वो तय करेंगे। ठीक है साहब, सरकार ने चार्टर्ड प्लेन से उनको भेजा और फिर जो भी उन लोगों ने अपना डिसाइड किया कि ये वही है। तो लगा कि भाई एक तरफ आपने ये कहा कि कोई साइंटिफिक नहीं, फिर दूसरी तरफ आप कहेंगे कि साइंटिफिक टेस्टिंग भी नहीं होने देंगे, मतलब खुदाई भी नहीं होने देंगे। तो ऐसी बहुत सी बातें मन में आई और राजनीतिक विषयों, फिर हम संघ में बहुत सक्रिय हो गए। 10वीं 11वीं में संघ में जाना शुरू हुआ। जब बीटेक में गए तो इस कारण से संघ के विचार की तरफ और रुझान हुआ। फिर वहां से संघ में कई पदों पर रहे। फिर जब बीटेक करके वापस निकले तो संघ का विश्व संवाद केंद्र था, जो आज नॉर्मल भाषा में कहेंगे आरएसएस मीडिया सेंटर। तो 2 ही जगह बने थे, दिल्ली में तो ऑब्वियसली एक बनना था और दूसरा सेंटर लखनऊ में बना था, क्योंकि राम मंदिर का जो केंद्र था उस समय वो व्यवहारिक दृष्टि से लखनऊ था। तो वहां पर उसमें इन्वॉल्व हुए। फिर वहीं बाई चांस राजनाथ सिंह जी से भेंट हो गई। वो उस समय कल्याण सिंह सरकार में शिक्षा मंत्री थे, उनसे नजदीकी बढ़ती चली गई। कई अन्य नेताओं से भी भेंट हुई, मुलाकात हुई। कलराज मिश्रा जी जो आज राजस्थान के गवर्नर हैं, एक ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी थे जिनकी मृत्यु हो गई। कई लोगों से परिचय हुआ। फिर राजनाथ सिंह जी से मेरी निकटता बढ़ती चली गई। उसकी वजह क्या थी कि राजनाथ जी से ज्यादा क्लोजनेस बढ़ी आपकी? देखिए, कुछ एक तो कारण यह था कि विश्व संवाद केंद्र ग्राउंड फ्लोर पे था और वो मिनिस्टर के रूप में उसी विधायक निवास में 4th फ्लोर पे रहते थे, तो आना जाना सामना होता था। फिर हमारे संघ के एक बड़े प्रचारक थे, उन्होंने भी ले जाके उनसे मिलवाया और थोड़ा उनका व्यवहार बड़ा मृदु और विनम्र था। अब भाई मैं उस समय बालक था, मुझे लगता था इतने बड़े आदमी हैं, मंत्री हैं, तो कभी नमस्कार करता था। नमस्कार का वो जो जवाब देते थे वो बड़े अच्छे ढंग से मुस्कुरा के, क्या हाल चाल है, कभी कभी कंधे पे हाथ रखा। मुझे लगा यार नेता रिस्पॉन्स तो बढ़िया था मगर फिर भी जाके अपनी तरफ से क्या बात करूं। तो एक अपने संघ के वरिष्ठ प्रचारक थे, वो एक दिन उनके घर ले, फिर बातचीत, तरह तरह के विषयों के ऊपर चर्चा परिचर्चा, तो इस प्रकार से निकटता बढ़ती चली गई। और हम लोग भी कभी राजनाथ जी से मिलने जाते हैं, इतने प्रेम भाव से खिलाते पिलाते हैं, चाय पिलाएंगे, अरे ये आपने टेस्ट नहीं किया, ये भुजिया जो है वो फलाने जगह से आई है, खाइए। तो उनमें जो आज भी वो विनम्रता है वो स्पष्ट तौर नहीं, और सबसे बड़ी बात है भाई, हम तो बहुत छोटे थे, एक जनरेशन का डिफरेंस है उनसे, मगर फिर भी मान सम्मान इतना दिया, उसकी वजह से मेरे मन में थोड़ा अलग प्रकार का भाव डेवलप। राजनीतिक लाभ हानि अलग रही हो, ऐसा नहीं कि कोई बहुत सारा मुझे उनके टाइम में बहुत राजनीतिक लाभ प्राप्त कर ली है, ऐसा नहीं, मगर मान सम्मान मिला, तो उस कारण से वो भाव बढ़ता चला गया। हाँ, तो ये बताइए, जब आप पॉलिटिक्स की तरफ आपका रुझान बढ़ने लगा, माता पिता आपके शिक्षक थे, आप इंजीनियरिंग कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, तो उन्होंने भी शायद सोचा होगा कि बेटा हमारा इंजीनियर बनेगा। वो अचानक पॉलिटिक्स में जाने की बातें करने लगा, तो घर में रिएक्शन क्या था जब आपने पहली बार कहा कि मुझे अब पॉलिटिक्स में जाना है? नहीं, देखिए, पॉलिटिक्स में तो मैं, जैसे कहते हैं एक्टिव पॉलिटिक्स में तो बहुत लेट में आया, मगर देखिए आधार कैसे बनते चले गए मैं बताता हूँ। 1987 में अप्रैल के महीने में अयोध्या में एक रैली हुई, क्योंकि फरवरी 86 में ताला खुल गया था। वो रैली हुई राम मंदिर निर्माण के संकल्प को लेकर। मैं समझता बीटेक में आ गया था। अब आप समझिए, हमारे यहाँ सेशनल एग्जाम होते थे, तो 20-20 नंबर के 3 सेशनल होते थे, 40 नंबर का वो होता था फाइनल। अब साहब, अगर आप उस रैली में जाएंगे पार्टिसिपेट करने, तो सेशनल एग्जाम, मतलब जिनको आप मिड सेमेस्टर या उस ढंग से कहते हैं, वो पूरी एक सीरीज आप छोड़ के जा रहे हैं। आप 20 में 0 हो जा रहे हैं। इसका मतलब एक एक ग्रेड तो आप हर सब्जेक्ट में लूज कर रहे हैं। तो हमारे बहुत से फ्रेंड्स ने कहा, यार ये क्या कर रहे हो भाई, तुम जिस काम के लिए यूनिवर्सिटी में आए हो वो काम इंपॉर्टेंट है कि ये सब क्या तुम राम मंदिर के उसमें अयोध्या जा रहे हो इतनी दूर। तो मैंने कहा कि बिल्कुल सही बात है कि जिस हेतु से विश्वविद्यालय में आए वो बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है। उससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि किस हेतु से समाज में आए, उससे बड़ी बात है किस हेतु से राष्ट्र में आए हैं, और उससे बड़ी बात है कि किस हेतु से संसार में आए हैं। जो गीता में एक श्लोक है ना, तजेत एकम कुलस्यार्थे ग्रामार्थे कुलम तजेत, राष्ट्रार्थे ग्राम तजेत, आत्मार्थे पृथ्वी तजेत। तो खैर कई लोग उससे सहमत नहीं थे, हाँ, मगर जब आए तो थोड़ा बहुत तो ये लगता है कि भाई आप एग्जाम छोड़ के आए। मगर तो ये सिर्फ दोस्तों ने कहा कि घर वालों ने भी कहा कि पढ़ने भेजा, तुम कहाँ राम मंदिर के कार्यक्रम में जा रहे हो? नहीं, पर ऐसा कोई बहुत विरोध बहुत विरोध नहीं हुआ। यद्यपि कहा गया भाई पढ़ाई पर ध्यान देते रहिए, परंतु क्या था कि
थोड़ा सैद्धांतिक सांस्कृतिक विषयों पे बौद्धिक वातावरण घर में पर्याप्त था, तो इन सारी विषयों के ऊपर भी एक छूट थी, और इस कारण से वो विचार हमारा धीरे 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 बढ़ता चला गया। फिर क्या हुआ, अब जिसे आप कहेंगे एक्टिव पॉलिटिक्स में, मैंने कहा कि जब पास आउट हुए तो हम एक संघ के बहुत सीनियर प्रचारक थे, उन्होंने कहा कि भाई आप इस समय अपना जो काम कर रहे हैं उसके अलावा शाम को थोड़ा समय दीजिए, 2 घंटा बैठिए विश्व संवाद केंद्र पे। वहाँ बैठने लगे, वो विषय आगे बढ़ गया। जो मैंने बताया, जैसे अब राजनाथ जी से मुलाकात हुई तो एक दौर था जब वो थोड़ा राजनीति में साइड लाइन थे, 94, 95, 96, तो मैं चला गया। फिर क्या मेरे साथ क्या स्थिति हुई, एक बड़ी मजेदार बात बताऊं। मैं जब पास आउट हुआ तो मैं सिविल सर्विसेज देना चाहता था, उस साल मेरी उम्र नहीं थी, क्योंकि 1 अक्टूबर को आपके 21 साल पूरे होने चाहिए, 21 साल पूरे नहीं, तो मैंने कहा इस साल तो फॉर्म ही नहीं भर सकते, अब क्या करें। अब फॉर्म अगले साल भरेंगे, तो आप फॉर्म जब भरते हैं उसके अगले साल मई जून में होता था वो प्रीलिम्स, तो 1 साल का तो प्रोसेस है। अब मैंने कहा 2 साल तो घर पे नहीं बैठ सकते इंजीनियरिंग करके, मतलब आप एक एग्जाम के लिए 2 साल घर बैठे रहे, तो क्या करें। तो मन में आया कि कोई ऐसी जॉब कर लेते हैं जिसमें पढ़ाई भी करते रह सके। अगर हम प्योर प्रोफेशनल और प्राइवेट की जॉब में चले जाते तो हो सकता फिर पढ़ाई करने का मौका नहीं मिलता। तो उस समय चित्रकूट में विश्वविद्यालय खुला, नानाजी देशमुख उसके पहले चांसलर बने थे, तो मुझे एक संघ के प्रचारक थे, उन्होंने कहा कि वहाँ चले जाइए। तो मैंने भी सोचा चलो भाई ठीक है, वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे, पढ़ाई भी होगी और तैयारी भी करते रहेंगे। वहां जाके नानाजी से निकटता हो गई, वीसी के टेक्निकल एडवाइजर बन गए। फिर क्या हुआ कि जब मैं लखनऊ आता था तो उस समय राजनाथ जी थोड़ा वैसी अलग स्थिति में थे, तो उनके साथ घंटों घंटों बैठ के बात होती थी। तो वहां नानाजी से बात करता था, यहाँ राजनाथ जी से बहुत निकटता थी। फिर वो जब यूपी के अध्यक्ष बने तो उन्होंने कहा भाई मेरे साथ ज्यादा समय दीजिए। तो एक प्रकार से मुझे लगा चित्रकूट में मैं जो कुछ सीख रहा था, बाद में मैं महसूस करता हूं शायद भगवान मुझसे नेट प्रैक्टिस करा रहे थे। अब जब मैं रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस करता हूं कि भाई बड़े मैच में उतरने से पहले नेट प्रैक्टिस कर, तो बहुत अनुभव हुए, खट्टे मीठे भी हुए। ये भी लगता है कभी कभी आपने किसी का साथ दिया और वो आपको कैसे धोखा दे रहा है। ये सब जीवन की परिपक्वता आती है, किस बात को फेस वैल्यू पे लेना चाहिए, किसको नहीं फेस वैल्यू पे लेना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। फिर जब राजनाथ जी के माध्यम से इधर बीजेपी के अंदर ज्यादा एक्टिव होना शुरू हुआ, तो मुझे लगा कि शायद, अब मैं थोड़ा फिलोसफर टाइप का आदमी हूं, मुझे लगा शायद नियति मुझे संकेत दे रही है कि इधर ही की तरफ जाना चाहिए। तो मैंने कहा जो भगवान करें, मतलब मैं उस सिद्धांत में विश्वास रखता हूं, तुलसी जस होतव्यता तैसे मिले सहाय, तो आप न जावे ताही पर ताही तहां ले जाए। कुछ लोगों को लगेगा कि आप भाग्यवादी बात कह रहे हैं सब, मैंने कहा भाग्यवादी नहीं कर रहा हूं, आप पूरी ईमानदारी से अपना परिश्रम करिए, परंतु रिजल्ट आपके एक फैक्टर पर निर्भर नहीं करता, एन नंबर ऑफ फैक्टर्स पर निर्भर करता है। और जो भी लोग कम से कम 40-45 की उम्र क्रॉस कर गए होंगे, जो 60-70 के होंगे, जरा रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस करें, जीवन का हर निर्णय आपके हिसाब से हुआ है नहीं, परिस्थितियों ने बहुत सी ऐसी हालात उत्पन्न किए कि आप उसके हिसाब से एडजस्ट करें और आप चलते चलते यहां तक है। इसीलिए निष्काम कर्म की बात कही गई है, कर्महीनता की बात नहीं कही गई है हमारे यहां। निष्काम कर्म, कर्म करो, ईश्वर पे विश्वास रखो, क्योंकि फल जो है वो एन नंबर ऑफ फैक्टर्स पे है, वो आपके एक सिंगल फैक्टर पे नहीं है। मैंने कहा ठीक है, मेरी नैया तेरे हवाले प्रभु, अब पग पग तू ही संभाले। तो सुधांशु जी, ये जो दौर था आपका, उसमें आपका स्ट्रगल क्या था? जैसे कई लोग सुनाते हैं कि खाने को पैसे नहीं थे, रहने की जगह नहीं थी, बहुत स्ट्रगल किया, लाठी डंडे आपने भी खाए हैं क्या पॉलिटिक्स में? आपका स्ट्रगल क्या रहा है? देखिए, मेरे साथ स्थिति बिल्कुल अलग थी। मैं इंजीनियरिंग की डिग्री थी, उसके बाद मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया। ऐसा भी नहीं था, माताजी पिताजी दोनों कॉलेज में लेक्चरर थे, तो मैं ये कहूं कि कोई इस प्रकार का स्ट्रगल था कि बड़ी आपने आर्थिक विषमता देखी, ऐसा नहीं था। एक एवरेज मिडिल क्लास और स्लाइटली अबव मिडिल क्लास की जो स्थिति होती देखी। हाँ, मगर हम लोगों ने दूसरे प्रकार की समस्या देखी। साहब, जब हम इंजीनियरिंग में पढ़ते थे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नाम पे वो नहीं मिलता था कमरा, सॉरी हॉल प्रोग्राम करने। वो कहते साहब आप लोग आरएसएस के से जुड़े हुए ऑर्गेनाइजेशन है, कांग्रेस उस वक्त के लोग नहीं देते थे। हाँ, नहीं देते थे। मगर अब वो लोग हमारे, मतलब जो संघ और विद्यार्थी परिषद के लड़के होते थे, उनके आचरण से वो लोग प्रभावित रहते थे। जैसे उदाहरण के लिए मैं एक छोटी सी बात कहूंगा, उस दौर में किसी को अन्यथा लग सकता है। जो कार्यक्रम आयोजित होते थे वो बेहद अनुशासित होते थे, यहां तक कि सामान्यतः उस जमाने में एक बात मानी जाती थी कि
लड़के लड़कियां साथ साथ आएंगे, कार्यक्रम समाप्त होगा, कुछ ना कुछ अवांछनिक गतिविधियां होती रहती थी जिसकी कहीं ना कहीं शिकायत जाती थी। विद्यार्थी परिषद और संघ के कार्यक्रमों में आते थे और सब एकदम, कोई एक शिकायत नहीं आती थी, किसी भी लड़की को कभी कोई मतलब आपत्ति करने का भी मौका, सब लोग इतने वो रहते तो लोग कहते थे आप लोग हो तो अच्छे, तो आप ऐसा करो आप किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे ले लो तो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे लेके काम चलाओ। फिर थोड़ा चेंज आया, तब उन्होंने कहा अच्छा ठीक है आप अलॉट तो करवा लो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे, कर लो विद्यार्थी परिषद के बैनर पे, कोई आपत्ति करेगा तो देखेंगे। मगर फिर देखिए साहब बदलाव आया, 1989 में बीपी सिंह की सरकार आ गई बीजेपी के सपोर्ट पे। अब तो साहब वो उद्घाटन करने के लिए भी तैयार विद्यार्थी परिषद का स्टॉल। तो ये मैंने एक बदलाव देखा। फिर मैंने देखा जब नानाजी देशमुख के साथ थे वहां पर चित्रकूट में, तो कांग्रेस की सरकार आई तो यूनिवर्सिटी को कैसे डाइल्यूट किया जाए, डैमेज किया जाए, उनके मन में आ गया अरे ये तो ऐसा नहीं आरएसएस वाले अपना आइडियोलॉजिकल सेंटर बना रहे हैं। तो उसके लेकर संघर्ष, फिर जाके वहां उन लोगों को मिलकर कन्विंस करना, फिर देखना कि उनके मन में पूर्वाग्रह है, फिर किसी के ऊपर आरोप लग गए, किसी पे इंक्वायरी कमेटी सेटअप हो गई, तो कहीं कोई हम लोगों के पीछे लगे कि साहब इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो आरएसएस के आदमी हैं, फलाना ढिमाका, वो सब हम लोगों ने काफी झेला। तो यानी सुधांशु जी, बहुत लोग ये नहीं जानते होंगे, आपके माध्यम से आज उनको पता चल रहा होगा कि आरएसएस से युवा न जुड़े और वो विचारधारा आगे न बढ़े, इसके लिए सरकारें जो हैं वो एक तरीके से जो यूनिवर्सिटी में छात्र नेता तैयार होते हैं या छात्र राजनीति होती है उसको कंट्रोल कर रही थी। नहीं, मतलब मैं ये भी कहूंगा, मैं कोई इसका डिटेल नहीं दूंगा इस समय, मगर ये दौर भी आया कि आपका प्रमोशन ना हो, सिलेक्शन ना हो तो एक चीज है, आपका सस्पेंशन कैसे हो जाए, मतलब नौकरी में भी। हाँ, कि मतलब आपको हटाया कैसे जा सके, उसके भी आधार बनाने का प्रयास किया गया कि भाई ये तो ज्यादा स्ट्रांग आरएसएस का आदमी है, ट्राई टू फाइंड अ वे आउट हाउ इट कैन बी रिमूव्ड। और लोग कहते हैं कि डिक्टेटरशिप आज चल रही है। नहीं, वो तो अब देखिए डिक्टेटरशिप की तो मैं जो बात कहना चाहता हूं, जिन पार्टियों ने अपनी पार्टी में ही टोटल, अब एक शब्द कहूंगा डिक्टेटरशिप पे, डिक्टेटरशिप का सबसे बड़ा पर्याय कौन माना जाता है? हिटलर। तो मजरू सुल्तानपुरी एक आर्टिकल लिखते हैं कि नेहरू की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग में हिटलर की झलक मिलती है और वो हिटलर के चेले जैसे नजर आते हैं, और 2 साल जेल। मोदी जी के टाइम में, बहुत खराब शब्द है, बोलना नहीं चाहिए, हिटलर की मौत मरेगा, मौत के प्रकार बताए जाते हैं, मर जा मोदी, कब्र खुदेगी, मोदी के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, और जलवाए जलाल से घूमते हैं। कौन हिटलर चाहिए भाई? हिटलर के लिए आर्टिकल लिखा कि हिटलर से आपकी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग मैच खा रही है, 2 साल की जेल, और हिटलर की मौत बताने के बाद जलवाए जलाल के साथ घूम रहे हैं और फिर कहते हैं ये हिटलर शाही है। तो मुझे लगता है एक दौर था जब लोग भ्रमित कर लेते थे, आज इतने फैक्ट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि बहुत सारे फैक्ट्स गलत भी अवेलेबल हैं, सोशल मीडिया में बहुत सारे मिसरिप्रेजेंटेशन है, कुछ फैक्ट्स गूगल पे भी मैं ऐसा नहीं कहता सारे सही है, मगर फिर भी अगर कोई ईमानदारी से सोच ले और 4-5 घंटे भी ढंग से डेप्थ में जाए तो लगभग 80% ट्रुथ पर वो पहुंच सकता है, सारे फैक्ट्स को मैच करते हुए। सबको पता है किसके जमाने में हिटलर है। हिटलर चाहिए वो नहीं थी, हम लोग बहुत बच्चे थे, 1980 में कांग्रेस दोबारा जीत के आई, आज की पीढ़ी को पता ही नहीं होगा। 9 राज्य सरकारें इसलिए बर्खास्त कर दी गई कि वो अपोजिशन की थी, और रीजन क्या दिया गया? क्योंकि केंद्र में आपकी पार्टी हार गई है, तो यू हैव लॉस्ट द मॉरल राइट टू रूल इन द स्टेट, और वो हिटलरशाही नहीं है। अच्छा ये बताइए, ये घटना तो शायद बहुत से लोगों को ध्यान होगी, 6 दिसंबर 92 को विवादित ढांचा गिरा, उत्तर प्रदेश की सरकार बर्खास्त कर दी गई। चलिए एक बार हम मान सकते हैं, ये हिमाचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो बीजेपी गवर्नमेंट है, उनका क्या लेना देना था जो कुछ यूपी में घटित हो रहा था? ये हिटलरशाही नहीं थी। और आज डिजिटल एरा है, आप जाके देख लीजिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति सर्वाधिक अपशब्दों का प्रयोग, घटिया से घटिया शब्दों का प्रयोग अगर पिछले 15-20 सालों में अपोजिशन के लीडर्स ने किया होगा, मर्यादा के समस्त प्रतिमानों को ध्वस्त करते हुए, तो मोदी जी के खिलाफ, और उसके बाद कहते हैं कि साहब हिटलरशाही चल रही। मुझे लगता है कि सुधांशु जी, आपने एक बहुत लंबा अरसा राजनीति में देखा है, अगर मैं आरएसएस की बात करूं, संघ की, क्योंकि उसकी बहुत चर्चा नहीं होती, एक इमेज ये बना दी गई है कि संघ जो है वो देश को तोड़ने का प्रयास करता है, वो हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रयास करता है।
आपकी नजर में संघ क्या है और संघ का स्ट्रगल क्या है जो आपने करीब से देखा? कुछ तो आपने बताया, लेकिन संघ जहां आज पहुंचा हुआ है उसका स्ट्रगल आपने क्या देखा और आपकी नजर में संघ क्या है? देखिए, संघ का स्ट्रगल समझना है जैसे आज की युवा पीढ़ी को, तो एक थोड़ी सी झलक वो इस बात से समझ ले कि मोदी जी ने अपना जीवन कैसे शुरू किया। एक बहुत साधारण परिवार, चाय बेचते हुए, उनकी माँ, उनकी पूज्य माता जी के विषय में उन्होंने स्वयं बताया कि उन्होंने दूसरों के घरों में जाके बर्तन तक साफ किए। फिर ऐसा एक व्यक्ति संघ में आता है और फिर वो सारे जीवन के स्ट्रगल लेते हुए आगे बढ़ता है। संघ के प्रचारकों का जीवन कैसा होता था, जिन्होंने नहीं देखा, उनके लिए मैंने कहा कि कम से कम मोदी जी का तो जो लाइफ स्केच है या बारे में आज थोड़ा बहुत लोगों को पता है, आप उससे अंदाजा लगाइए। अब मैं बताता हूं संघ ने का बेसिक रोल क्या था। मैं आज आपसे बात कहूं कि बहुत मुश्किल है एक ऐसा आदमी तय करना जो कहे मैं पूरी जिंदगी सेक्रीफाइस करने तैयार हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, डिस्पाइट बीइंग वो हाईएस्ट और सबसे शानदार क्वालिफिकेशन रखता हो। जैसे मैं आपको बताऊं, हम लोगों के टाइम में इंजीनियरिंग में ये था कि 5 में से 4 जीपीए अगर आपका नहीं है, यानी 75% मार्क्स मिनिमम नहीं है, तो आप संघ में कोई पदाधिकारी नहीं बन सकते। कार्य करिए, अपना काम करिए। क्यों? हम लोग ये मानते थे कि आप एक रोल मॉडल के रूप में दिखने चाहिए ना छात्रों के बीच में। अब अगर आप खुद ही मार्क्स कमा रहे हैं, आप क्या दूसरे लोगों को समझाएंगे? दूसरा, इस पर संघ का ये भी कहना था, भाई इसका मतलब आप जो इस मूल काम के लिए आए हैं पहले उसमें इतना एक्सेल कर लीजिए कि फिर आपके पास समय है अलग दूसरा काम करने का। तो वो फिर आपका व्यक्तिगत आचरण। देखिए, मैं एक और बात कह रहा हूं, अब इसको कोई भी व्यक्ति सिगरेट पीता हुआ, शराब पीता हुआ नजर नहीं आता था उस ढंग के व्यक्ति, क्योंकि आप कुछ अलग नजर आए। ठीक है, छात्र जीवन में सभी लोग ये सब करते थे, पर बाद में लोग उसको रिस्पेक्ट भी करते थे। नहीं साहब, ये सब कुछ क्योंकि आपको कोई चीज करने का अवसर नहीं मिला, एक चीज है, और यह है कि मैंने करना नहीं चाहा, तो आप परिवार से अलग रह रहे हैं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। आप अपने कमरे में बैठ के सिगरेट पी रहे हैं, आप कमरे में बैठ के शराब पी रहे हैं, कौन रोकने वाला है? अब अगर आप नहीं कर रहे हैं तो स्वयं प्रेरणा से कर रहे हैं। पहले तो ये कि वो घर में थे यार, क्या बताएं, वो पिताजी देख लेंगे घर में दारू की बोतल कैसे लेके आऊं, हॉस्टल में तो कोई रोक नहीं है। यहां से एक बात आती है, और मैं बताता हूं संघ किस प्रकार से चीजों को। जब डॉक्टर हेडगेवार ने इस विषय को सोचा तो उन्होंने सोचा कि समाज के अंदर बदलाव कैसे आएगा। तो समाज के जो भिन्न भिन्न डायमेंशंस हैं उन सब में कार्य करने के लिए ऐसे डिवोटेड लोगों की एक पूरी फौज तैयार की गई। अब आज मैं आपसे पूछूं कि सबसे प्राइमरी चीज एजुकेशन है। सबसे बड़ा संगठन जिसके सबसे ज्यादा स्कूल हैं, 30,000 स्कूल हैं, सरस्वती शिशु मंदिर, वो संगठन है विद्या भारती। दैट इज एन आरएसएस एफिलिएट। पूरे वर्ल्ड में कोई एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं इसके 30,000 स्कूल हो, आरएसएस एफिलिएट। नाउ कम्स सबसे बड़ा विद्यार्थियों का संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, इन टर्म्स ऑफ मेंबरशिप बिगेस्ट। अब उस फील्ड में आए। अब आप आइए, सबसे बड़ा मजदूरों का संगठन भारतीय मजदूर संघ। ठीक है, कंबाइंड स्ट्रेंथ ऑफ लेफ्टिस्ट ट्रेड यूनियन ज्यादा होगी, पर सिंगल ट्रेड यूनियन जिसकी सबसे ज्यादा संख्या है भारतीय मजदूर संघ। किसानों के बीच में किसान संघ। अब अगर आप देखें वनवासी क्षेत्रों में कौन काम करता है? कोई नहीं काम करना चाहता जाके इंटीरियर में, सिवाय मिशनरीज के जो दूसरे मोटिव से जाते हैं। उनको पैसा मिल रहा है, बैकिंग मिल रही है, ये मिल रहे हैं, वरना उन क्षेत्रों में जाकर और खतरे उठाना कि नक्सलियों से खतरा, तो दूसरे प्रकार के लोगों से खतरा, अनेक लोगों ने अपनी जिंदगी दे दी। अगर आज सबसे बड़ा संगठन काम कर रहा है ट्राइबल एरियाज में, तो वनवासी कल्याण आश्रम, दैट इज एन आरएसएस एफिलिएट। अब आप आइए, यह देश तो बहुत बड़ा देश है जिसमें धर्म का बड़ा महत्व है, तो सबसे बड़ा धार्मिक संगठन विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस ऑर्गेनाइजेशन। अब आप आइए, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी जिसने जनसंघ के रूप में शुरू होकर अपना कद कांग्रेस से बड़ा कर लिया। एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी जिसने एक ऐसा नेता दिया, क्योंकि संघ कहता था हम चरित्र निर्माण करते हैं, व्यक्ति का निर्माण करते हैं, एक ऐसा नेता दिया जिसने कांग्रेस पार्टी को, 138 साल पुरानी पार्टी को, मोदी जी के रूप में पूरा किनारे कर दिया और देश को और वो कहां पहुंचाया। तो अगर आप देखें तो एक बहुत व्यापक स्तर पर समाज के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक भूमिका कैसे निभाई जा सकती है। दलित बस्तियों में काम करने वाला सबसे बड़ा संगठन सेवा भारती। अगर एकलव्य विद्यालय, एकल विद्यालय
वो ट्राइबल्स जिसमें जहां पर कि स्कूल रखना नहीं संभव है, केवल 1 या 2 बच्चे, कौन पढ़ाएगा जाके उनको? उनके बीच में अगर आप देखें तो इवन इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस, तो मैं कहना चाहता हूं कि एक, और यहां पे एक और बात, लोग कहते हैं साहब आरएसएस का बड़ा बीजेपी से कनेक्शन है। बिल्कुल साहब, हमारे तमाम शीर्ष नेता हैं, सब संघ से निकले, संयोग से हमारे दोनों प्रधानमंत्री संघ के पूर्णकालिक प्रचारक रहे, अटल जी भी और मोदी जी भी। मगर अंतर क्या है कि सिर्फ जैसे कहते हैं ना, आप यूनिवर्सिटी से निकले हैं तो अब यूनिवर्सिटी आपको गाइड थोड़ी करती है, आपने वहां से शिक्षा ली और आप अपना काम करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें बीजेपी सिर्फ इतना लिंक मैं कहूंगा कि मेरे हिसाब से संघ के संभवतः 4000 के आसपास कुछ 100 पूर्णकालिक प्रचारक हैं, और जो बीजेपी में काम कर रहे हैं मे बी 50 और समथिंग। तो यू कैन मतलब हैव एन इंप्रेशन कि व्हाट इज द स्कीम ऑफ थिंग, मगर वो काम कैसे करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं, इस देश में 2 ही प्रधानमंत्री हुए जिनके प्रधानमंत्री बनने से पहले जनता ने कहा यह प्रधानमंत्री होना चाहिए। एक अटल जी, 10 साल पहले से लोग कहते थे ये होना चाहिए। मोदी जी 2007 के बाद का एक सर्वे उठा के देख लीजिए जिसमें 50% से कम लोगों ने रेटिंग कही हो, और 2012 के बाद तो राह चलते किसी से पूछिए तो कहता था मोदी जी प्रधानमंत्री होने चाहिए। ये क्वालिटी कहां से आती है संघ से, वो डेडिकेशन कहां से आता है? कहीं ना कहीं वो सारी, और इसीलिए भाजपा एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी जिसका आज तक वर्टिकल डिवीजन नहीं हुआ। कई बार है, कई निर्णय लोगों को अच्छे लगते हैं, नहीं अच्छे लगते हैं, पर आज तक किसी भी व्यक्ति ने, और जो लोग भाजपा छोड़ के भी गए, मैं नाम नहीं लूंगा, दूसरी पार्टियों में उन्होंने कभी संघ की आलोचना नहीं की। बीजेपी की आलोचना कर दी होगी, किसी नेता की आलोचना कर दी होगी, संघ की आलोचना कभी नहीं की। मैं 2012-13 का एक वाकया बताता हूं। 2013 का दौर था, सेकंड पार्ट भी करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी ना फिर। जी मलक साहब, बहरहाल जी, वो अपनी जिंदगी का कम और अपनी पार्टी की जिंदगी का ज्यादा तजर्बा रखते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में जो उन्होंने मेंशन किया, अक्सर लोग जो हैं पढ़ाई कुछ करते हैं, इंटरेस्ट उनका कुछ होता है, और लेकिन यह है कि इन्होंने इंटरेस्ट रखा है अपनी पढ़ाई में भी, लेकिन पॉलिटिशियन के हिसाब से, मतलब जैसे कुछ लोगों का इंटरेस्ट ज्यादा होता है उस चीज में, तो वो कुदरती उस हिसाब से थे और नेचुरली वे में, और वो जिन लोगों से मिले, जिन लोगों से वार्तालाप की, उनका इंटरेस्ट बाद में पता चला। हालांकि पढ़ाई भी की उन्होंने, वो भी साथ साथ चलता रहा, लेकिन वो 2 रास्ते से उनमें से किसी एक को चूज करना था उन्होंने। और वही सिनेरियो वो इसमें बता रहे थे कि मैंने चूज तो कुछ और किया था, लेकिन लाइफ में कुछ और करना पड़ा। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने जो एक पॉइंट मेंशन किया कि भगवान आपको कहीं ना कहीं इशारा दे रहा होता है, कि गाइड कर रहा होता है, और जो आप जिंदगी गुजार रहे होते हैं, आपको लगता है कि आपके अपने फैसले हैं, आपके अपने डिसीजंस हैं कुछ ऐसे कि जिसकी वजह से आप एक अच्छी पोजीशन पे हैं, लेकिन आ जाके जो है वो भगवान की करनी होती है, और वो आपको गाइड कर रहे होते हैं, और वो अच्छा बुरा जो भी है वो आपने आगे डिसाइड करना होता है। उन्होंने आपको रास्ते बताने होते हैं, और इन्होंने वही चूज किया। और जहां तक इन शॉर्ट बात करूं, वो मोदी सर की बात कर रहे थे, तो मैं कहूंगा कि ये एक ऐसा बंदा वाकई आया, नो डाउट, जिसने पार्टी को, जिस हिसाब से वो नीचे थे, ग्राउंड लेवल पे थे, उनको उठाकर उस ऊंचाई पे पहुंचा दिया है कि जहां पर वो रियलाइज नहीं कर सकते थे कि यार एक बंदा जो है वो सपोर्ट करेगा, इतना बड़ा चेंज लेकर आएगा, इतना बड़ा इनकलाब कि 138 साल पुरानी पार्टी, यार 138 साल पुरानी पार्टी बहुत बड़ी एक समझ लें कि मायने रखती है, कि उस पार्टी से भी बड़ा कद अपनी पार्टी का करना। और ये प्रोग्रेस की वजह से हुआ है, ये उस मेहनत की वजह से हुआ है जो मोदी जी ने की है। और मोदी जी की मेहनत करने का जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है क्योंकि वो शुरू से, बचपन से उनकी जिंदगी इस तरह की गुजरी है कि वो बचपन से उन्होंने मुश्किलात देखी हुई हैं जो एक आम इंसान देखता है। वो उन चीजों को समझते हैं कि आम इंसान जो है वो किन किन मुश्किलात से गुजरता है और उसको किन किन चीजों की जरूरत होती है। उन सारे टारगेट्स को उन्होंने 1 बाय 1 करके अवाम के लिए वो पाया तकमील तक पहुंचाया और देश को आगे लेके चले हैं। और फिर दूसरी चीज ये है कि वो कुर्बानियां बहुत देने की जो उनमें ताकत है वो बहुत ज्यादा है, वो कैपेसिटी उनमें बहुत ज्यादा है। और ये हमारे सर भी बता रहे हैं कि जो इंसान कुर्बानियां देने की कैपेसिटी ज्यादा रखता है वो इंसान दूसरों के लिए
जो है कि उनकी कुर्बानियों को समझता है और उनको आगे लेकर आने में बहुत बड़ा एक किरदार अदा अवामी करता है। बंदा वो मेंशन करते हैं ना हमेशा कि मैं भी कहीं ना कहीं कोई ऐसी वीडियो आती है तो मैं कहता हूँ यार मोदी बिल्कुल, सर के बारे में आएगी तो मैं कहूँगा यार हमें भी कोई अवामी बंदा मिलना चाहिए। मैं बिल्कुल, ये नहीं चाहता कि वो नीचे से स्ट्रगल करके इतना आए, वो उन्होंने स्ट्रगल देखी मोदी सर ने, वो उनकी किस्मत में भी एक तरह से लिखी हुई थी, लिखी हुई लेकिन उन्होंने उस स्ट्रगल के साथ अपने आप को उस जगह पे रखा भी है और कोशिश की है वहां तक आने की। ठीक है ना, और वहां तक वो पहुंचे भी है। अब पहुंचने के बाद उनका बिहेवियर कैसे चेंज होना था ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी कि मतलब उस पोजीशन पे आ गए हैं, वो नीचे से ऊपर उठ के आए हैं। यहाँ पे एक मिसाल लोग अक्सर देते हैं पाकिस्तान में कि जिनके पास वो लेट पैसा आता है ना, वो दौलत उन्होंने देखी नहीं होती, उनके पास दौलत आती है ना तो वो उनका हाउस बाव जो है ना वो एक्टिव हो जाता है अंदर से। एक्टिव हो जो जाता है, अंदर बिल्कुल। की असलियत होती है ना वो बाहर आ जाती है, हाँ, लेकिन या इस तो बंदे में इंसानियत असलियत शो थी। होती है या दरिंदगी शो होती है। इंसानियत ही नो डाउट, एक ऐसी इंसानियत के मतलब वो दुख दर्द समझते थे जो बिल्कुल। नीचे से एक लेकर चीज ऊपर। और भी है ना, ये चीज मिसाल उन पे बैठती है जिनको अचानक कहीं से मिल जाए पैसा। हाँ, नहीं बिल्कुल। मैं जो अगर मेहनत मजदूरी करके मेहनत ऊपर आते करके हैं ना, आए जो हैं मेहनत करके आते हैं, हलाल की रोजी कमाते हैं, वो फिर ऊपर आते आते हैं, हैं। अपनी मेहनत करते हैं, दिन रात एक करते हैं, उनमें हमेशा इंसानियत ही रहती है, देखें वो उनमें वो दरिंदगी वो वो सारा कुछ नहीं इस आता। नहीं हिसाब से आता। मैंने डिग्रेड नहीं किया, सॉरी अबाउट दैट अगर किसी को बुरा नहीं, लगा उन हो। डिग्रेड आपने उनको हाँ, नहीं किया, वो उनको तो इंसानियत ही बताई है ना। इंसानियत उनकी मतलब तो इंसानियत बताइए कि उनकी इंसानियत आ गई। मतलब एक जॉब करना, एक अगर आप जॉब पे तो आएंगे या वही तो मैं अच्छी इसीलिए पोजीशन पे इसी चीज को आएंगे, वजाहत किया ना कि उन्होंने मेहनत करके आए हैं ना। नो डाउट उन्होंने बिल्कुल। मेहनत किया, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जब आप होल्ड करते हैं, पूरी कंट्री आपके अंडर होती है और आपने एक फैसला लेना है, एक इशारा करना है, ठीक है, वो आपका हुक्म जो है वो पूरा होगा, और फिर भी आपने इतना पोलाइट वे में और उसी पोजीशन पे रह के जहां से आप ग्राउंड लेवल से उठे हैं, सोच अपनी जो है, अपना मन जो है कह लें, ठीक है, वो वहीं पे रखना है और आपने वो बड़ापन तो दिखाना है लेकिन तरक्की करने की राह में, ना कि लोगों को डाउन करने की या दूसरी पार्टी को, जैसे उन्होंने बीच में मेंशन किया कि बहुत सारे लोग जो है पार्टी छोड़ के गए भी, हम्म। लेकिन उनके पक्ष में उन्होंने कोई ऐसा मतलब इंटरव्यू नहीं, देख अब लें बाद में कोई ऐसी नेगेटिविटी बातचीत होती है ना, नहीं। फैलाने वाली, हाँ, बुराई करने वाली, या कोई नफरत अंगेज मवाद फैलाना कि कुछ यार भी नहीं था। ये तो था ही इस काबिल, अच्छा हुआ निकल गया, वो जैसे हाँ, पॉलिटिक्स करती हैं। जैसे आप हमेशा कहते हैं कि वो एक रिलीजन वे में है कि यार अगर कोई इस्लाम को छोड़ रहा है हम्म, या किसी भी रिलीजन को छोड़ रहा है तो उसके बाद फिर उस रिलीजन की बेहुरमती ना की जाए, उसके बारे में मतलब उसको डिग्रेड ना किया जाए। छोड़ दिया ना तो अगले मजहब पे चले गए हो तो उसका सोचो। वो हम्म, पीछे वाली बातें करके उनको डिग्रेड करना, उस मजहब की बेइज्जती करना, बेहुरमती करना, वो ठीक नहीं है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने उस वे को पकड़ा हुआ था कि यार ठीक है, अच्छाई होती है जिस बंदे में, वो पीछे नहीं देखता, हम्म, वो अपनी मंजिल की तरफ देखता है, जो उसको टारगेट सेट किया वो टारगेट की तरफ देख रहे हैं। उन्हें नहीं पता भाई राइट या लेफ्ट पे कौन क्या साजिश जो है वो कर रहा है और क्या चल रहा है। वो अपने फोकस पे है और वो फोकस जो है उनका जबरदस्त जा रहा है, और जो लोग उनकी मैं कहूँ कि पार्टी में हैं, जो उनके क्लोज हैं, ठीक है, और वो तीन चार नाम है और तीन चार जो हैं उनके, जब भी कहीं पोस्टर लगता है तो उनके लेफ्ट राइट होते हैं, मीन्स के वो विंग्स हैं उनके, हम्म। तो वो उन्हें उड़ान भरने में मदद देते हैं। कोई भी ऐसा इशू होता है, कोई भी ऐसी चीज होती है, ठीक है, वो हैंडल कर लेते हैं इन ईज वे, सारा बर्डन उनके ऊपर नहीं आता, वो अपनी गोल की तरफ लेके चल रहे हैं। बिल्कुल। और दूसरी चीज यहाँ पे ये करेंगे कि जो इन्होंने बात की है कि इंसान का काम है मेहनत करना, और जो फल होता है ना वो ऐसा नहीं होता कि हमेशा इंसान की मर्जी से मिले, कि इंसान जो तवक्को कर रहा होता है, जो उम्मीद कर रहा होता है, हमेशा वैसा नहीं होता, बाजों का चेंज हो जाता है। आप वो उन्होंने एक मिसाल भी दी है कि आप अक्सर जो सोचते हैं वैसा होता नहीं है। आपकी जिंदगी के काफी सारे ऐसे मोड़ आ जाते हैं जो आपको एक ऐसी तरफ लेके चले जाते हैं, आपकी जिंदगी के मोड़ को, जहां पे आपने कभी सोचा भी नहीं होता कि आप इस तरह अपनी लाइफ को सरवाइव करेंगे, लेकिन आपको करना पड़ता है, आपको एडजस्टिंग करनी पड़ती है, क्योंकि उस हिसाब से फिर आपको चलना पड़ता है। वो ऊपर वाला करवा रहा होता है उनसे कि एक वो उन्होंने जैसे कहा कि बड़ी जो है वो जंग में तैयारी के लिए जो है वो छोटे नेट प्रैक्टिस जो है ना वो होती रहती है। तो फिर जो है बड़े ग्राउंड में उतारने के लिए ये जो भगवान है ये सारा कुछ पीछे करवाता है कि नेट प्रैक्टिस करो और तैयार हो जाओ, फिर ग्राउंड में मतलब कि जब उतरता है बंदा तो वो उसके लिए तैयारी होती है, वो जो पीछे जितनी भी हैपन हो रही होती है। और उन्होंने अपनी जिंदगी के बारे में बताया, इनको कैसे दिलचस्पी थी सियासत में और इनके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होती थी, कुछ भी अगर आता था सामने अपने माता पिता से पूछते थे। तो उसके अलावा उसके बाद इन्होंने अपना बताया कि आरएसएस संगठन में भी संघ में जो है वो गए
और आरएसएस का तो हमने सुना हुआ है कि वो मतलब कि यहाँ पे जैसे दिखाया जाता है कि वो एक जी हिंदुत्व सिर्फ राष्ट्र चाहती है, वो हिटलर के नक्शे कदम पे है आरएसएस, और दूसरा मतलब मुख्तलिफ बताया जाता है। कॉन्सेप्ट जो किया हमारे जहन में वो सारा था, इसमें कोई शक नहीं है था, लेकिन जब से हम वीडियो देखना शुरू किए हैं तब से तो निकल चुका है। लेकिन काफी चीजें जो है यहाँ पे आरएसएस के बारे में जानने को मिली हैं, जैसे कि उनमें ऐसे लोगों को बड़ा ओहदा नहीं मिलता जो जिनके 75% से कम नंबर होते थे, और पढ़ाई में जो है वो ज्यादा जो बेहतर होता था उसको जो है बड़ा ओहदा दिया जाता था। तो ये बड़ी वैसे हैरत वाली बात है। वहां पे कोई सिफारिश नहीं कह रहे, कोई ऐसा नहीं है कि सिफारिश की तो किसी ने सिफारिश की तो ऊपर आ गए, नहीं। संघ में उसको ओहदा ज्यादा मिलता था जिसके 75% से जो है ज्यादा मार्क्स हूं, जो पढ़ा लिखा हो। तो मोदी जी के बारे में एक यहाँ पे एक और जो है वो जो हमारे इधर बताया जाता है कि वो अनपढ़ हैं, वो पढ़े लिखे नहीं है, तो फिर उनको आरएसएस ने कैसे दे दिया? जैसे कि इन्होंने कहा कि 75% से ऊपर और ज्यादा पढ़े लिखे को ज्यादा तरजीह दी जाती है। तो इससे साबित होता है कि मोदी जी पढ़े लिखे हैं और इनसे ज्यादा पढ़े लिखे थे और लायक थे, मार्क्स अच्छे थे, तब भी वो बने हैं, ऊपर हेड बने हैं। और उसके बाद अभी देख लें गुजरात के सीएम भी रहे हैं और अभी पीएम भी बन चुके हैं इंडिया के। तो ये सारा कुछ वो आरएसएस में रह के किया है उन्होंने। और आरएसएस का उन्होंने कहा कि जैसे कि यूनिवर्सिटी में वो जैसे बता रहे थे कि काफी न्यूज वगैरह भी मिलने को देखने को मिलती थी कि लड़के ने लड़की को जो भी वो छेड़ा छूड़ा, जो भी टीज किया, हरासमेंट किया, लेकिन जो वो संगठन के जो वो लगाते थे वहां पे जो है वो ऐसा कुछ भी नहीं होता था। तो वो कांग्रेसी जो है वो कहते थे कि हो तो तुम लोग अच्छे आरएसएस वाले, लेकिन अपने जो संगठन का नाम है वो चेंज कर लो यहाँ पे, तो फिर हमें एक्सेप्टेबल है। तो वो इस तरह कह रहे थे कि मतलब यहाँ से ये भी पता चलता है कि वो लोग सुधरे हुए थे, उनका जो नजरिया था वो ठीक था, वो गलत राह पे जाने वाले नहीं थे। मतलब कि लड़कियों को छेड़ना, शराब जैसे सिगरेटनोशी, उन्होंने कहा वो सारा कुछ नहीं था। तो एक मतलब कि उन्होंने रोल मॉडल बनना था स्टूडेंट्स के लिए, तो वो ये सारी चीजें करेंगे तो फिर कैसे बनेंगे? तो ये चीजें आरएसएस की मुझे बड़ी अच्छी लगी हैं, यकीन करें। और बाकी वो जिस धर्म की भी है, जाहिर वो तो है तो हिंदू धर्म की ही ना आरएसएस, तो मुझे उससे कोई ये नहीं है। लेकिन उसमें जो अच्छाइयां हैं मैं वो देख के जो है वो थोड़ा शॉक हो रहा था कि एक तो वहां पे लड़कीबाजी, नशा, शराब, ये चीजें बैन, वो चीजें का कोई घटना हुई ही नहीं है। लोगों का एक माइंड जो है वो फ्रेश रहता है उधर, वो इस चीज की तरफ जाता नहीं है। फोकस ही नहीं। तो दूसरा ये पता चला कि वो पढ़े लिखे लोगों को अफसर लगाते हैं ताकि रोल मॉडल बने, और एक पढ़ाई को तरजीह दे रहे हैं, बिल्कुल स्टडी को तरजीह दे रहे हैं। तो ये चीज एक बहुत अच्छी लगी मुझे। और उसके अलावा जो है वो उनके कितने स्कूल हैं, कितनी यूनिवर्सिटियां हैं उन्होंने खोली हुई, जो उनके साथ जो है वो जिनका इत्तेहाद है आरएसएस के साथ, उन्होंने मतलब कि कई संस्थाएं हैं, मतलब कि यतीम खाने भी उन्होंने बताए हैं। और उसके अलावा जो है यूनिवर्सिटियां भी, हॉस्पिटल भी, उसके बाद धार्मिक जो सबसे बड़ा संगठन है वो भी उन्होंने बताया कि सारा आरएसएस, मतलब कि ये आरएसएस कोई छोटी नहीं, आरएसएस बहुत बड़ी जमात है। और बीजेपी में भी जो है 50 के करीब जो कह रहे थे कि वो आरएसएस के ही हैं। तो जैसे कि राजनाथ सिंह, योगी जी, अपना पीएम नरेंद्र मोदी जी, ये सारे आरएसएस के ही हैं संगठन पहले। तो वो चीज वो ये सारा बता रहे थे और आरएसएस के बारे में जानने को मिला है। और जो आप कह रहे थे ना उस वक्त के जो पार्टी को छोड़ के जाता है वो आरएसएस को कुछ नहीं कहता, वो बीजेपी को जरूर कुछ कहता है, उस पार्टी को जरूर कुछ कहता है, लेकिन आरएसएस संगठन के बारे में कुछ भी गलत नहीं कहता, क्योंकि गलत है ही नहीं है तो बोलेगा क्या फिर? तो एक हिटलर की मिसाल दी है उन्होंने कि पहले जब कांग्रेसी थे तो उस वक्त जो है मंसूर, पता नहीं किन का नाम ले रहे थे उस वक्त, सुल्तानपुरी है शायद कोई, तो उसने जो है वो हिटलर के साथ फंक्शनली जो है वो मेरे ख्याल में कुछ उन्होंने बोला था हिटलर के मुकाबले नेहरू को, तो उन्होंने वो 2 साल जेल में जा डाल दिया। तो उसके बाद जो है वो आज तक जो है मोदी जी को हिटलर के नाम से पुकारा, पाकिस्तान में भी हिटलर के नाम से जाना जाता है, तो इंडिया में भी हिटलर की मौत मरेगा ये वो लेटर, लेकिन उन्होंने किसी को सजा नहीं दी। तो ये वो बताना चाह रहे थे कि हिटलर में असल नक्शे कदम पे चल कौन रहा है? सारे तो ये चल रहे हैं या वो चल रहे हैं जिन्होंने 2 साल कैद दी हिटलर कहने पे और इन्होंने तो कुछ नहीं कहा, ये तो फिर भी अपनी शान शौकत से चल रहे हैं। तो ये चीज वो बता रहे थे कि आरएसएस की जो अच्छाइयां हैं, आरएसएस क्यों ऊपर आया है, उसने मेहनत की, आरएसएस ने मेहनत की है, एक अच्छी संगठन है, यही बताना चाह रहे हैं। और आगे आप देखेंगे आगे और कुछ जानने को मिलेगा, लेकिन जो यहाँ तक मुझे जो समझ आई है वो मैंने जो है वो बता दिया। बाकी ये है कि अगर आप कहेंगे तो दूसरा सेकंड पार्ट भी लेके आएंगे इसका, और
बाकी अभी तक यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन पे जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो से फिर हाजिर होते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।